सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इन 3 सालों में हुकूमत ने कभी इदारों से पंगा लिया, कभी अपोजिशन से, और अब सहाफ़ियों को भी नाराज़ करके बैठे हैं। और यहाँ पर अगर जिक्र करें हम कंटोनमेंट इंतखाबात का, तो इस कंटोनमेंट इंतखाबात के नताइज यकीनन हैरान कुन रहे हैं, ना सिर्फ हुकूमत के लिए बल्कि शायद अपोजिशन के लिए भी। और पंजाब, जिसमें सबसे ज़्यादा इस सूबे में सीट्स थी और ज़ाहिर है यहाँ के इंतखाबात भी बड़े अहम थे। अगर हम बात करें ज़्यादातर कंटोनमेंट बोर्ड जो कि पंजाब में थे, नशस्तें भी पंजाब में थीं। 113 में से पंजाब में नून लीग ने 51 नशस्तें हासिल की और हुक्मरान जमात दूसरे भी नहीं बल्कि तीसरे नंबर पर नजर आई। ज़ाहिर है ये शिकस्त कैसे हुई, इसकी क्या वजूहात थी, क्या ये मकबूलियत में कमी है या फिर कोई और वजह, इसका जायज़ा हुकूमत ले रही है और यकीनन तशवीश भी पाई जाती है और पाई भी जानी चाहिए। क्योंकि जो नून लीग की जीती हुई नशस्तें हैं उनमें, जिस तरह मैंने कल जिक्र किया कि लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड तो है ही नुमाया, लेकिन इसमें रावलपिंडी, चिकलाला, वाह कंटोनमेंट में भी हमने देखा कि हुकूमत हारती नज़र आई है। अब हुकूमत जमात के लिए बात देखना ज़रूरी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, क्या वजह है कि पंजाब जैसा सूबा, जो कि ज़ाहिर बड़ा सूबा है, यहाँ पर ये मकबूलियत या अहमियत हुकूमत क्यों खो रही है। अगर हम देखें इंतखाबात तो 2018 का अक्स तो नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ बात काबिल गौर ये भी है कि क्या इंतखाबात का 2023 के इंतखाबात पर कोई असर पड़ेगा या नहीं। फिर इलेक्शन कमीशन के बारे में वफाकी वज़रा जिस तरह की बातें करते हुए नजर आए, आज इलेक्शन कमीशन ने इस इल्ज़ामात को मुस्तरद भी किया, बल्कि सबूत भी मांग लिए हैं। ये सबूत आज़म सवाती और फवाद चौधरी से मांगे गए हैं। फिर सहाफ़ी, जिस तरह मैंने कहा कि नाराज़ बैठे हैं। आखिर हुकूमत चाहती क्या है, हुकूमत करना क्या चाह रही है, चाहे वो बयानात हों, इस तरह की चीज़ें हों, इस तरह के इक़दाम हों, आगे जो एक छवि बनती है, एक शक्ल बनती है 2023 की, क्या वो वाकई वाज़ेह होना शुरू हो गई है। क्या वाकई हुक्मरान जमात अपनी अहमियत और अपनी मकबूलियत अपनी ही हरकतों की वजह से खो रही है। यह आज मेरे प्रोग्राम का मौजू है और इस पर हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं पीजे मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, उनको हम वेलकम कहेंगे। अमीर अब्बास हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, तज़ियाकार हैं, उनको भी हम वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और ब्यूरो हेड लाहौर बाबर डोगर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और डोगर साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ इसलिए करना चाहूँगी, कल वज़ीर आज़म लाहौर का दौरा भी कर रहे हैं, आज एक इजलास भी हंगामी तलब किया गया है ये कंटोनमेंट बोर्ड के नताइज पर, और तशवीश भी पाई जा रही है और सुनने में कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि कुछ और अखाड़ पे छाड़ होगी, कुछ और लोग जिनकी कारकर्दगी पर सवालात उठ रहे हैं उनको पंजाब में तब्दील किया जाएगा। क्या वाकई ये नताइज हुक्मरान जमात के लिए, पीटीआई के लिए हैरान कुन रहे हैं कंटोनमेंट बोर्ड्स के? देखिए, अगर देखा जाए जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान के रिज़ल्ट आया, जिस तरह से आज़ाद कश्मीर का रिज़ल्ट आया, तो उसमें गवर्नमेंट को तो अपसेट हुआ। वो शायद समझ रहे थे कि इसी सीरीज़ में हम कैंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शन है वो भी बड़े आराम से जीत जाएंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ बिल्कुल डिफरेंट थी। पहली बात ये है कि पीटीआई पंजाब में ख़ास तौर पर उसका कोई वाली वारिस नहीं है, कोई इनकी ग्रास रूट लेवल पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई पार्टी को ऑर्गेनाइज नहीं किया गया और बिल्कुल बेताशा ग्रुप्स हैं, बेताशा लोग हैं। कैंडिडेट्स जो हैं, कोई किसी को के लिए टिकट चाह रहा था, कोई किसी के लिए टिकट चाह रहा था, तो टोटली क्योस था पीटीआई के इन इलेक्शंस में अगर देखा जाए। दूसरी तरफ पीएमएलएन जो थी वो बड़ी ऑर्गेनाइज थी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि लाहौर में जो इलेक्शन हुआ ये उसी हल्के में हुआ जो जिसमें ख्वाजा साद और इमरान खान का मुकाबला हुआ था, और इमरान खान जीत गए थे ये इलेक्शन ख्वाजा साद से, जो बाद में बाई पोल में जीते। तो 80% वही कॉन्स्टिट्यूंसी थी कैंटोनमेंट बोर्ड की। उसमें अब देखें तो 20 सीटें थी, एक पे नहीं हुआ। 19 सीटों में से 15 पीएमएलएन जीत गई, 3 पीटीआई जीती और 1 आज़ाद जीता। तो उसमें अगर किसी को कसूरवार ठहराना है तो उस्मान बुज़दार साहब को कसूरवार ठहराना चाहिए, क्योंकि ये तो उनकी जिम्मेदारी थी, वो वज़ीर आला हैं। और क्यों पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट होने के बावजूद इतनी बुरी तरह से पीटीआई हारी।
उसकी पहली वजह मैंने आपको बता दी कि पीटीआई की कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं है, सीधे से एग्जिस्ट ही नहीं करती। दूसरी वजह महंगाई, बेरोज़गारी और उस्मान बुज़दार साहब खुद हैं जो वज़ीर आला हैं। तीसरी वजह अगर देखी जाए तो इस दफ़ा इस इलेक्शन में मरीम नवाज़ का एक्टिव रोल नहीं था। इसमें शहबाज शरीफ और ख़ास तौर पे हमजा शहबाज, उन्होंने इस सारे इलेक्शन को मॉनिटर किया। वहाँ पर जो बयानिया था वो वोट को इज्जत दो वाला बयानिया नहीं था, खिदमत को इज्जत दो या काम को इज्जत दो, या ये दोनों बयानिए वहाँ पर चले। तो अदारों को टारगेट नहीं किया गया, तो उसकी वो भी एक बड़ी रीज़न थी जिसकी वजह से ये रिज़ल्ट सामने आया कि पीटीआई जो थी वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर डिफीट हुई। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर ये कैंटोनमेंट बोर्ड में पीटीआई का वोट बैंक ज़्यादा है, अगर हम इसको लाहौर शहर में देखा जाए तो लाहौर शहर में पीएमएलएन का वोट निस्बतन ज़्यादा है और पीटीआई का कदर कम है। अगर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में यही इसी तरह हालात रहे तो फिर तो पीटीआई का अल्लाह ही हाफिज नज़र आ रहा है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये अल्लाह ही हाफिज नज़र आ रहा है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं मीर साहब कि ये कुछ शक्ल वही है जो 2018 के इंतखाबात की थी। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो पार्टियां हैं, अगर मैं पहले हुक्मरान जमात पीटीआई की बात करूं तो उनका बयानिया वो भी हमें कोई ख़ास नज़र नहीं आया कि उसमें बयानिया मजबूत हुआ हो, तो कोई शक्ल बदली हो। लोकल ये बॉडीज़ के इलेक्शन जो हुए, फिर अगर हम नून लीग की बात करें तो उनको भी ये इल्ज़ामात और सारी कोर्ट कचहरियाँ, गिरफ्तारियाँ, उनसे भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यानी कि वही सूरत हाल नज़र आती है जो 2018 के इलेक्शन में थी। अगर वही शक्ल बन रही है तो फिर आगे 2023 का नक्शा आप क्या देख रहे हैं? जी पीजे मीर साहब। जी सॉरी, अच्छा आपने मुझे क्या देखिए सुमैया, हम बड़े एनालिसिस करते हैं कि वो इस तरह हारा, वो इस तरह जीता। बेसिकली फ्रैंकली अगर आप पूछें, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड कि कौन पार में, पीपल आर इंटरेस्टेड कि उनके बच्चे पढ़ जाएं, उनको 3 वक्त तक खाना मिल जाए, उनकी जॉब सिक्योर हो जाए। ये है बेसिक आपके नेसेसिटीज़। हर इलेक्शन में पीएमएलएन जब पार में थी उसके ख़िलाफ़ लोग खड़े हो गए, क्यों जी, महंगाई बहुत हो गई। पीपल्स पार्टी जो कि अनफॉर्चुनेटली, मैं बड़ी ज़ोर से कहता हूँ अनफॉर्चुनेटली, जो कि एक नॉन एंटिटी है पंजाब के अंदर, इसके ख़िलाफ़ भी खड़े हो गए। आज महंगाई ज़्यादा बढ़ी है, आज पीटीआई के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। सो ये जो ट्रेंड है ये महंगाई का ट्रेंड है, ये वोटर का ट्रेंड नहीं है। वोटर तो आप जहाँ मर्जी ले जाओ, जिस तरह अभी बाबर बता रहे थे, देखो ना ये मरियम का कोई रोल है ना, इस किसी और का ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव रोल है। इस वक्त जो आम आदमी जो तंग आया हुआ है वो महंगाई की वजह से, और ये नहीं कि भाई वोट चेंज हो गया। ये क्या बात, ये पीटीआई को वोट क्यों मिला था? एक डिसग्रंटल्ड वोट था ऑफ पीएमएलएन एंड पीपीपी, उनको वो वोट मिला था। आज वही सूरत हाल में आ गए हैं कि जहां अब यहाँ इनके खिलाफ ये एक आईना आपके सामने एक नजर आ गया कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस पे। सो द क्वेश्चन अराइजेस कि जब तक आप लोगों के केटर नहीं करोगे, लोगों की मुसीबतें और जो उनके जो प्रॉब्लम्स है उसको ठीक नहीं करोगे, पटवारी कल्चर है, थाना कल्चर है, उसके बाद कब्जा माफिया है, आप इनको रेडिकेट नहीं करोगे, आपके यही रिजल्ट आगे भी आएगा। सो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हमने तो आपको वोट दिया था, प्लीज आप डिलीवर करो। अब यहाँ बात आती है कि इस वक्त चीफ मिनिस्टर, भाई आपने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, इस पे आई एम श्योर ये जो मीटिंग होगी कल, इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ज़रूर पूछेंगे कि भाई ये क्या वजह क्या है। लेकिन बेसिक वजह सुमैया मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया आप ले लो, ग्लोब ले लो आप, ग्लोबल विलेज, इसके अंदर अगर ट्रेंड चेंज होता है वोटिंग का, वो महंगाई का होता है। सर यही बात है ना कि ये फोकस जिस पे करना है हुकूमत को, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है और इसी पॉइंट पे ही हुकूमत को फोकस करना चाहिए। लेकिन अमीर अब्बास, अफसोस के साथ हुकूमत को महंगाई कंट्रोल करनी चाहिए। एक आम आदमी जिसने उनको एतमाद दिया, वोट दिया, उसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन हुकूमत क्या कर रही है, पंगा ले रही है जी इलेक्शन कमीशन से। कभी सहाफ़ियों के लिए पहली बार हुआ कि प्रेस गैलरी के दरवाजे बंद किए गए। सदर आरिफ अली साहब हैरान हो गए जब तकरीर में उन्होंने मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहा तो खाली पड़ी थी गैलरी। ये भी हमने देखा, ये भी तारीख में हुआ। पंगा ले रहे हैं वो और चीज़ों से, जो काम करने का है उस पर हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है। क्या लगता क्या है आपको, कौन डिबो कौन रहा है पीटीआई को, असल कौन है इसके पीछे? सुनिए, जैसे पीजे मीर साहब फरमा रहे थे ना कि प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं लाहौर, तो वो जारी बात है पूछेंगे वहां पे
कि क्यों हुआ ऐसा और क्या हुआ, इतनी बदतरीन शिकस्त। मेरा ख्याल है पूछा इमरान खान साहब से जाना चाहिए। वो है कैप्टन ऑफ द शिप, वो है कैप्टन ऑफ द टीम, और बक स्टॉप्स हियर। सवाल वजीर आजम से होना चाहिए। वो पूरी तरह से बाइख्तियार है इस मुल्क को चलाने के लिए। वो आज ये नहीं कह सकते कि उनकी टांगे फौज खींचती है, वो आज ये नहीं कह सकते कि उनकी टांगे को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां खींचती है। वो आज ये नहीं कह सकते कि वो पॉपुलर लीडर नहीं थे और वो तैयार नहीं थे हुक्मरानी करने के लिए। वो आज ये नहीं कह सकते कि उनके पास तजर्बा नहीं था, क्योंकि उनके पास 5 साल का खैबर पख्तूनख्वा में तजर्बा था। वो ये नहीं कह सकते कि उनको पाकिस्तान के मीडिया की तरफ से सपोर्ट नहीं मिली। उनको सपोर्ट मिली मीडिया की तरफ से। मीडिया में कई टीवी चैनल्स, कई इंडिविजुअल्स ऐसे थे और आज भी है कि जो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते चले आ रहे हैं। लिहाजा वो कोई जवाब नहीं दे सकते कौम के सामने। उनको अपनी नाकामी खुद तस्लीम करना पड़ेगा, उनको नाकामी का तौक अपने गले में डालना पड़ेगा। ये रविश नहीं चल सकती अब इस मुल्क में कि आप हुक्मरानी आप करें, फैसले आप करें। उस्मान बुज़दार अगर एक डिजास्टर को वहां पे लगाया हुआ है, क्या उस्मान बुज़दार जबरदस्ती इमरान खान साहब की खनपटी पे पिस्तौल रख के आके वजीर आला बन गया था, या इमरान खान ने उसको वजीर आला बना के वहां बिठाया? किसने दिफा किया उस्मान बुज़दार का? मैंने, आपने, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी नहीं, इमरान खान ने। कितनी दफा इमरान खान साहब को रियलाइज करवाने की कोशिश की गई कि जिस शख्स को आपने लाके बिठाया ये पंजाब के चैलेंजेस से नहीं निपट सकता। पंजाब असल में सियासी बैटल ग्राउंड है, ये नून लीग का गढ़ है। आप नून लीग का खात्मा करना चाहते हैं सियासी तौर पर, तो आपको बहुत बेहतरीन गवर्नेंस दिखानी होगी, जिसके लायक उस्मान बुज़दार नहीं है। किसने जिद की कि भाड़ में जाओ, तुम सारे दफा हो जाओ, नहीं किसी को कबूल तो ना हो कबूल, उस्मान बुज़दार मुझे कबूल है? किसने कहा? इमरान खान ने कहा। किसने कहा कि तुम सारे अंधे हो, बहरे हो, गूंगे हो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा उस्मान बुज़दार की खूबियां? मेरी आंख से देखो, ये तो वसीम अकरम प्लस है। किसने कहा? मैंने कहा, आपने कहा, या इमरान खान ने कहा? सारी दुनिया उनको एहसास दिलवाती रह गई, हर तरफ से एहसास दिलवाया गया कि आपने गलत फैसला किया एक शख्स को बिठा के। आज आप कहें कि फलां जिम्मेदार है, फलां जिम्मेदार है। क्यों भाई? आप हैं जिम्मेदार। दूसरी बात जो आपने कही कि तसादुम चाहते हैं, देखिए मुझे यूं लग रहा है जैसे ये कैंटोनमेंट इलेक्शन के अंदर बदतरीन इनका नतीजा सामने आया। इससे जी ठीक है तो अमीर अब्बास जी 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 बोलिए। तो चाहते हैं कि हम तसादुम की तरफ जाएं, ताकि हमारी हुकूमत अगर कमजोर होती है, गिरती है, हारती है अगला इलेक्शन, तो हम उसका नजला किसी और पर डालें, हम धूल उड़ा दें, हम कहें जी मीडिया भी हमारे खिलाफ हो गया था, फलां ने हमारे खिलाफ साजिश कर दी, फलां ने साजिश कर दी। तो ये इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी नालायकी और नाकामी के जवाब ढूंढना चाहते हैं, इसलिए तसादुम के रास्ते पर। लेकिन देखें, बात ये है कि आप सही कह रहे हैं कि ये किसी और के ऊपर नहीं डाला जा सकता, लेकिन एक अकेला शख्स फैसले तो नहीं लेता ना, पूरी टीम होती है। अगर टीम बैठकर ये फैसला करती है कि जी हमें इस तरह की चीज़ें लानी चाहिए या इस तरह के फैसले करने चाहिए, तो कहीं ना कहीं उनका भी किरदार होता है। ज़ाहिर है अगर मिनिस्टर्स ये बात कहते हैं कि हमें इस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है, ख़बर को किस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है, और उसके बाद मैं तो ये देखती हूँ अमीर अब्बास, और मुझे बड़ा दुख होता है कि कुछ ऐसे पेजेस हैं सोशल मीडिया पर जो सिर्फ एंकर्स को इमिलेट करने के लिए बनाए गए हैं, जो सिर्फ अपनी पसंदीदा क्लिप्स निकाल कर काट के और उनको वहाँ पर इमिलेट किया जाता है और वहाँ पर उनकी हंसी उड़ाई जाती है, तो बड़ा दुख होता है। खैर, फवाद चौधरी साहब कुछ तशरीह करते हुए एक प्रोग्राम में, एक इंटरव्यू में नज़र आए इस बिल की, तो ज़रा पहले मैं आपको रोकती हूँ, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं, सुनवाइएगा। तो वो चलें आपको दिखाते हैं अभी, जैसे ही वो रेडी होता है। जब तक बाबर डोगर साहब से बात करते हैं। बाबर डोगर साहब, ये जो सूरत हाल बन रही है, जिसकी जानिब अभी मीर साहब ने भी निशानदेही की, अमीर अब्बास भी कह रहे हैं, जिम्मेदार चाहे जो भी हो, क्या अपनी आंखों में पट्टी बांधी हुई है हुकूमत ने? क्या हुकूमत को आने वाला वक्त नज़र नहीं आ रहा? क्या उसको ये नज़र नहीं आता कि अगर हमने आज अपना मुहासबा नहीं किया तो आगे आने वाले इलेक्शंस में ये अवाम हमें वोट नहीं देगी? अगर हमने इनके मसाइल हल नहीं किए
तो फिर हम कहीं नज़र नहीं आएंगे कि नज़र नहीं आ रहा हुकूमत को, आंखों में पट्टी बांधी है उसने अपनी। सुमैया, आप पट्टी का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लें कि हर बंदे को पता है कि कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में गवर्नमेंट क्यों हारी। सबसे बड़ी वजह जो है, जिस तरह से अभी पीजे मीर साहब कह रहे थे, महंगाई, बेरोज़गारी, ये बड़ी वजूहत हैं जिसकी वजह से कैंटोनमेंट बोर्ड में हारी पीटीआई। लेकिन जो आज मीटिंग हुई, जो कल सीएम ने एक मीटिंग की, आज खान साहब को इन्होंने ब्रीफ किया, और कल जब खान साहब लाहौर आएंगे तो उस वहाँ पर उनको जो ब्रीफ किया जाएगा वो ज़रा सुन लें कि जनाब इस कैंटोनमेंट बोर्ड में पीएमएलएन ने बेतहाशा जाली वोट बनवाए हुए थे, इन जाली वोटों की वजह से पीटीआई हारी है। हम इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त करते रहे कि ये जाली वोट जो है निकाले जाएं, लेकिन वो जाली वोट नहीं निकाले गए, और अगर ये इलेक्शन जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर करवाए जाते तो पीटीआई बड़े ज़बरदस्त तरीके से जीत जाती। ये नहीं कि उसका मलबा सारा इन्होंने डाला है जाली वोटों पे और इलेक्शन कमीशन पे। कल यही ब्रीफिंग तैयार की गई है खान साहब के लिए कि जनाब हमारे हारने की बड़ी वजह जो है वो जाली वोट हैं जो पीएमएलएन ने वहाँ पर बनवाए हुए हैं। अब जहाँ तक दूसरी जो चीज है वो वज़रा की और ये कह दिया जाए धांधली की नजर हो गई, ये धांधली का शोर का लगता है कभी खत्म नहीं होगा। वापस आते हैं अपने प्रोग्राम पर, और मैं चाह रही थी कि सवाल उठाऊं अमीर अब्बास से। अमीर, अभी जिस तरीके से अभी इस तमाम तर सूरत हाल से पहले फवाद चौधरी साहब का मैंने आपको एक शॉर्ट सुनवाया, और जो तसादुम की हम बात कर रहे हैं, मुआज़राई की हम बात कर रहे हैं इदारों के साथ, सहाफ़ियों के साथ, क्या आप समझ रहे हैं कि हुकूमत समझ रही है इस चीज़ को कि आगे हालात किस तरफ जा रहे हैं, और इस ख़तरे को भी समझ रही है कि आगे आने वाली सूरत हाल जो है वो उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है? देखिए सुमैया, हुकूमत को इस बात का एहसास होना चाहिए, और इमरान खान साहब को तो खास तौर पे मीडिया का एहसास होना चाहिए, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तानी सियासत के वो वाहिद सियासतदान है कि जिनकी कामयाबी में कम से कम 50-55% हिस्सा पाकिस्तानी मीडिया का है। उनकी अपनी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है वो अपनी जगह पे, लेकिन अगर वो पॉलिटिकल स्ट्रगल से वज़ीर आज़म बच सकते तो वो 30 अक्टूबर 2011 से पहले बन चुके होते। उन्होंने 96 में पार्टी लॉन्च की, 96 से लेकर 2011 तक इमरान खान साहब को कुछ नहीं मिला। 2008 का इलेक्शन उन्होंने बायकॉट किया, 2002 के इलेक्शन में उनके पास एक सीट थी, तो उनके पास कुछ नहीं। इमरान खान साहब बने हैं 30 अक्टूबर 2011 के बाद से, उससे पहले तो वो यानी हमारी जो पॉलिटिकल लॉट है उसमें से वो सी कैटेगरी के पॉलिटिशियन समझे जाते हैं। वो टीवी शोज के अंदर भी एक पैनल गेस्ट के तौर पर आया करते थे, लेकिन 30 अक्टूबर 2011 के जलसे ने इमरान खान साहब को पाकिस्तान का नेशनल मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन बना दिया। उससे पहले उनकी सियासी जमात जो पीटीआई है वो टॉक शोज में नहीं आया करती थी कोई रेगुलर गेस्ट के तौर पर, ना पीटीआई को कोई लिफ्ट करवाता था उस तरह से। ये उस जलसे ने इनको यहां तक पहुंचाया, और उस जलसे को किसने दुनिया तक पहुंचाया? वो पाकिस्तानी मीडिया था। सही बात है। हम उस वक्त उस जलसे की कवरेज के लिए हम वहां मौजूद थे उस कंटेनर के ऊपर इमरान खान साहब। उस जलसे ने इमरान खान साहब की तकरीर ने को मीडिया ने उनका नैरेटिव पहुंचाया पूरे मुल्क के अंदर, और लोगों को पता चला कि भाई ये कितनी अच्छी बातें करते हैं, ये साहब ये कितने पॉपुलर लीडर हैं, ये बड़े क्लीन आदमी हैं, ये मुल्क में तब्दीली की बात करते हैं, ये स्टेटस को के खात्मे की बात करते हैं, ये रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं। ये बातें मीडिया ने पहुंचाई, फिर मीडिया ने थ्रू आउट इनको कवरेज दी। 2014 के धरने में इस्लामाबाद में इमरान खान साहब के जलसों को, उनकी तकरीरों को लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता था, कई घंटे तक कमर्शियल्स ड्रॉप करके। जी हाँ। हत्ता कि जिस वक्त इमरान खान साहब तकरीर नहीं कर रहे होते थे और वो अपने कंटेनर के ऊपर सिर्फ टहल रहे होते थे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, एक चीज को हम तो सब गवाह है ना, हम सब उसको जिस तरीके से रिपोर्ट करते रहे, किस तरीके से ज़ाहिर मीडिया ने उसको कवरेज दी, इस बात से तो ज़ाहिर नहीं इनकार कर सकते हैं खुद इमरान खान साहब और ना ही उनके वुज़रा, जिस तरीके से मीडिया ने उनको हाइप दी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बस आखिरी कंक्लूड करते हैं तमाम तर गुफ्तगू को। पीजे मीर साहब, क्या आप समझ रहे हैं कि वही मीडिया है, हुकूमत समझ रही है कि वही मीडिया जिसने हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया, उनकी हर चीज़ को सपोर्ट किया,
क्या आज मीडिया से, इदारों से मुआवजाराई करके हुकूमत अपनी मकबूलियत को, अपनी चीज़ों को कायम कर सकती है? हुकूमत समझ रही है इस चीज़ को? सुमैया, मीडिया हो या कोई और इदारा हो, आप बार्गेन नहीं करते हो, आप बैठ के डिस्कस करते हो। और जो मीडिया के रिजर्वेशंस हैं, जो गवर्नमेंट की आप कह लो कि इनोवेशंस हैं, आप इन दोनों को बैठ के आप डिस्कस करते हो। लेकिन अगर मीडिया उठ के गवर्नमेंट पे एक चढ़ाई कर दे या गवर्नमेंट उठ के मीडिया पे चढ़ाई कर दे, दैट इज़ नॉट द आंसर। द आंसर इज़ मीडिएशन। आंसर यही तो हमारा पूरा मुल्क का मसला है। कोई किसी जगह बैठता तो है कोई नहीं, एक दूसरे पे वार हो जाता है। कोई पीपल्स पार्टी पे छोड़ देता है, कोई नून पे, कोई पीटीआई पे। ये एक क्वैगमायर से कहते हैं। हमें बैठ के यहाँ बात करनी चाहिए एक दूसरे से। हम तो नसीहतें अफगानिस्तान को देते हैं, दुनिया को देते हैं, अब ये करो वो करो, कश्मीर पे बात करते हैं। भाई हम खुद तो अंदर तो हमारे जो मसले हैं, यही तो प्रॉब्लम है ना, हम बात नहीं करते हैं। और ये जब करेंगे बात कि हमें बात करने की ज़रूरत, डिस्कस करने की ज़रूरत है। हम किसी पर अपना फैसला थोप नहीं सकते हैं, हमें इस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। राइटली सेड। मैं चाहूँगी बस लास्ट एक, बाबर डोगर साहब, आपका इस पर क्या है? सुमैया, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने जितने भी वादे किए 100 दिन का उन्होंने एक कहा कि जी 100 दिन के अंदर ये तब्दीली आएगी, विजिबल तब्दीली आएगी। उन्होंने ये कहा कि केपीके का जो मॉडल है वो ये है कि जनाब वहाँ पे पुलिस जो थी उसको डिपोलिटिसाइज किया। 3 साल तक एक आईजी रहा, उसको हमने फुल अथॉरिटी दे दी, ऑटोनॉमी दे दी, जो मर्जी करे उसको पूछा नहीं। चीफ सेक्रेटरी जो था उसको ऑटोनॉमी दे दी। यहाँ पर पंजाब में आप देखें कि उन्होंने पहले 3 साल में 6 आईजी, 5 चीफ सेक्रेटरी चेंज कर दिए। मुझे कोई एक चीज बता दे जो एग्जीक्यूट हुई हो, जो उन्होंने उस वक्त ऐलान किया था और आज वो नहीं वो कर रहे हैं। वो सारी चीजें अमीर बात के ही प्रोग्राम कर चुके हैं कि जनाब सरकारी जो बड़े बड़े ये महल बने हुए हैं इनको प्राइवेटाइज किया जाएगा, गवर्नर हाउस में कॉलेज बना दिया जाएगा लड़कियों का, ये जो जियो हैं इतने इतने बड़े, इनको बेच के लोगों को गुर्बत को दूर किया जाएगा। कहाँ पर हैं? स्टेटस को जिसके खिलाफ वो बात करते रहे वो आज उसी तरह से मेंटेन है, बल्कि पहले से मजबूत है। वो कहते थे 2 नहीं 1 पाकिस्तान होगा, आज पानी 5-6 पाकिस्तान बने हुए हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो ये बता रही है कि नया पाकिस्तान है? बहुत शुक्रिया आपका बाबर डोगर साहब, पीजे मीर साहब, अमीर अब्बास साहब, आपका शुक्रिया। यहाँ पर हुकूमत को अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है। ज़रूर मुहासबा करें और देखें कि हुकूमत की कई गलत फैसले उनके लिए खुद मुश्किल का बायस न बन जाएं। तो अब अपने अगले मौजू की जानिब आते हैं, जो कि बड़ा आम मौजू है और अफगानिस्तान की सूरत हाल से अभी कुछ ही देर पहले आप अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहे थे, जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि हुकूमत हमने कैसी बनानी है, हम ये बेहतर समझते हैं और दुनिया हमें ना बताए। क्योंकि जब दुनिया में कहीं भी किसी मुल्क में हुकूमत बन रही होती है तो अपने करीबी रफ़क़ा, उनकी अपनी पार्टी के लोग ही उस हुकूमत में शामिल किए जाते हैं। तो हम भी ऐसा ही कर रहे हैं, हम कुछ अलग नहीं कर रहे, तो कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। अलबत्ता उन्होंने एक बात ज़रूर कही, उन्होंने ख़वातीन की शमूलियत के हवाले से अभी हम देख रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन जो अमेरिका के बयानात हैं और जो अमेरिका की बात है, जिस तरह अमेरिका पाकिस्तान को ये कहता है कि जब तक ये तमाम तर बैनुल अक़वामी मुतालबात हैं इन पर तालिबान पूरा नहीं उतरते, पाकिस्तान इन्हें तस्लीम ना करे। तो पाकिस्तान के लिए किस तरह की डिक्टेशन है ये, और पाकिस्तान अब किस तरह इस चीज़ को टेकअप करे, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दिफाई तज़कियाकार हैं अमजद शुएब साहब। उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अमजद शुएब साहब। ये जो सूरत हाल है, और अभी आप भी अमीर खान मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे होंगे, अभी तक तो बड़ी बैलेंस उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा हम देख रहे हैं, हम जो भी हमारी हुकूमत बनेगी वो बड़ी बैलेंस होगी, लेकिन दुनिया में डिक्टेट ना करे। लेकिन एक हम बात कर रहे थे और शुरू दिन से कर रहे थे कि ये बदले हुए तालिबान हैं, वो तालिबान नहीं है जो पहले थे। अब तालिबान सुधर गए हैं, बदल गए हैं। लेकिन जो फैसले फ़िलहाल सामने आ रहे हैं, जबकि हुकूमत नहीं बनी है, एक अबूरी काबीना है, वो ये देखने में आ रहे हैं ख़वातीन के हवाले से ख़ास तौर पे कि ख़वातीन की कहीं शमूलियत नहीं है। खेलों के हवाले से ख़वातीन को रोका जा रहा है, ख़वातीन को काम करने के हवाले से रोका जा रहा है और कहा जा रहा है ख़वातीन मर्दों के साथ काम नहीं करेंगी, उनके लिए हम अलग इदारे बनाएंगे। तो क्या वाकई लगता है आपको तालिबान के इन फैसलों से कि तालिबान बदल गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर आप पुराने दौर का जो तालिबान का 90 की दिहाई का दौर था, अगर उससे आप मवाजना करें आज के दौर का, तो बहुत बड़ा फर्क आपको नजर आता है। उस दौर में सजाएं थी, कोड़े लगाए जाते थे, लोगों को दरख्तों से लटका देते थे, और फिर आपने देखा कि वो पत्थर
पथराव करवाते थे, जिन पे इल्जाम होते थे अडल्ट्रेशन के, ये वो चीजें जो थी, ये उस वक्त आर्बिट्ररली आप कह लीजिए कि ऐसे ही हंगामी तौर पे वो कर देते थे, और पूरी दुनिया उस पे हैरान थी कि ये इतना बड़ा एक जुल्म हो रहा है, लोगों के साथ बड़ी सख्ती की जा रही है। ये चीजें आप कह सकते हैं कि मगरबी दुनिया उसको इंसानी हुकूक की बुनियाद पे परख रही थी, लेकिन आज तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आज तो उन्होंने ना किसी को सजाएं दी हैं, ना कुछ। सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि मगरबी दुनिया से ज्यादा उन्होंने महज़ब रवैया इख्तियार किया जब उन्होंने आम माफी दे दी, अपने तमाम दुश्मनों को माफ कर दिया। तमाम वो लोग जिनको जो इनके खिलाफ रेशा दबानियां करते रहे, जो इनके खिलाफ साजिशें करते रहे, और आज भी वहां मौजूद हैं, और ये देखते हुए कि ये फिर भी रेशा दबानियां कर सकते हैं, इन्होंने उनको किसी को सजा दी। तो मेरा ख्याल है कि इनका जो रवैया अब है वो इंतहाई इंसान दोस्त रवैया है, और इंतहाई। चलें सर, अगर ये आप समझते का रवैया इंसान दोस्त है, उनका रवैया तब्दील हो रहा है, तो क्या आप ये भी समझते हैं कि ख़वातीन के लिए जो एक सोच थी तालिबान की, वो भी तब्दील होगी या हो रही है? देखिए, ख़वातीन के लिए होगी, बिल्कुल होगी। उन्होंने 2-3 चीजें जो बड़ी वाज़ेह कही। उन्होंने ये कहा कि जी हम चाहते हैं कि ख़वातीन जिस तरह हर फील्ड में हिस्सा ले सकती हैं वो दें, तालीम हासिल करना चाहती हैं करें, लेकिन इस्लामी शार का ख्याल रखें। सही। अब इसमें क्या बुराई है? एक सोसाइटी, आप अगर अंग्रेजों को, ये मगरबी दुनिया के लोगों को देख लें तो 100-150 साल पहले जो इनकी सोसाइटी थी उसमें सर पे स्कार्फ पहना जाता था। आप अगर देखें तो कोई भी औरत उस जमाने में सर से आपको नंगी नजर नहीं आती। इनकी सोसाइटी बदल गई, बदलते बदलते वो रुख कुछ और इख्तियार कर गई। लेकिन ये तो ज्यादती है कि कोई अपना कल्चर किसी के ऊपर थोपना चाहे। हर सोसाइटी जो है वो अपने तौर पे आजाद है, जो उनकी अपनी। लेकिन सर वो तो आपकी बात ठीक है कि ज़ाहिर हर सोसाइटी के अपने इक़दार होते हैं, अपनी रिवायात होती हैं, और ज़ाहिर शरीयत के लिहाज से भी बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कहना कि हम ख़वातीन के लिए इदारे अलग बना देंगे, उसमें ख़वातीन ही होंगी, वो मर्द हजरात के साथ काम ही नहीं करेंगी, तो आपको लगता है कि ये बैलेंस स्टेटमेंट है, ये बैलेंस रवैया है? नहीं, उसमें हो सकता है कि वो कुछ उसमें मजीद सोच विचार के बाद तब्दीली करें, क्योंकि शायद ये चीज मुमकिन ना हो। हाँ। आप अगर मिसाल के तौर पे खातून वजारत खारजा में काम करती है या वजारत दिफा में काम करती है, तो आप उसके लिए वजारत दिफा अलहदा तो नहीं बना सकेंगे। जाहिर है। ये हो सकता है कि एक कमरे में जो लोग बैठते हैं उनको एक कमरे की बजाय थोड़ा उनकी सेग्रीगेशन कर दी जाए, दरमियान में पर्दा कर दिया जाए, या ये कि उनको कमरे अलग कर दिए जाए, लेकिन एक ही वजारत होगी, एक ही सब कुछ होगा। तो ये देखना होगा कि ये इस चीज को किस तरह बिलाखिर हैंडल करते हैं। लेकिन एक वाज़ेह जो मैसेज हमें मिल चुका है वो ये है कि ख़वातीन को वो इन चीजों से दूर नहीं रखना चाहते। ठीक है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जो खुलेआम बड़ा मिक्स होना है उसमें उनके ख्याल के मुताबिक कबाहत हो सकती है, तो लिहाजा वो शायद अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन ख़वातीन के कैरियर के ऊपर, उनकी तालीम के ऊपर कोई पाबंदी नहीं रखना चाहते। ये मैं जो समझ सका हूँ उनकी सारी फिलॉसफी वो ये नजर आती है। और अभी देखना चाहिए, हमें वक्त देना चाहिए कि वो इसको कैसे हल करते हैं। लेकिन मेरी अपनी तवक्को है कि ये दौर जो इनका ये है, ये पिछले दौर से बहुत मुख्तलिफ होगा। अच्छा चलें, अगर हम ये चीज़ को अब अमेरिका के उससे ले लें कि अमेरिका जो पाकिस्तान से मुतालबा कर रहा है वो कैसा है, और वो पाकिस्तान उसको कैसे ले, कि वो जो एक बैनुल-अक़वामी मुतालबात हैं जिसको अपने पैरामीटर्स में अमेरिका देख रहा है कि जी अफगानिस्तान ये पूरा करे तो दीगर ममालिक खत्ते के उसको कबूल करें, और पाकिस्तान पर भी वो पाबंदी ये लगाता है कि जी मुतालबा करता है कि पाकिस्तान भी तभी कबूल करे हुकूमत को जब वो हुकूमत हो और वो चीज़ें हों जो हम मुतालबा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान इस चीज़ को कैसे ले, क्या वो इस डिक्टेशन को कबूल करे, अपने तरीके से चले? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है पाकिस्तान को अमेरिका के साथ नहीं अपने आप को लिंक करना चाहिए इस चीज के ऊपर। हमें रीजन के साथ, खित्ते के साथ करना चाहिए यहाँ पे, और वो एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा अभी ये हमारे DGISI ने एक इंटेलिजेंस चीफ की सारी कॉन्फ्रेंस वगैरह की। उसके अलावा फॉरेन मिनिस्टर हैं वो विजिट करते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे उनके साथ मशावरत भी होती है ये खित्ते के ममालिक के साथ। जो हमसाया ममालिक हैं जिनकी सरहदें मिलती हैं अफगानिस्तान के साथ, उनका फैसला बहुत अहम है। सही। उन सब के मसाइल एक जैसे हैं। हमारे मसाइल जो अफगानिस्तान के साथ हो सकते हैं वो आज अमेरिका के नहीं है। अमेरिका तो बहुत दूर बैठा है,
और हम यहाँ पे इसका खमियाजा भुगतते रहे और आइंदा भी भुगतेंगे। जाहिर है आप हमने सही कुछ कह रहे हैं कि फैसला खित्ते के ममालिक पर ज़्यादा असर पड़ता है ना कि अमेरिका पर, क्योंकि अमेरिका की इस जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ अमेरिका और अफगानिस्तान के में वो हुआ पाकिस्तान का है। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की, बहुत शुक्रिया आप जज शुएब साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।